चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अकबर नगर में आपको बोल दे बुलडोजर की कार्रवाई से जुड़ी है बड़ी अपडेट। बुलडोजर की कार्रवाई अभी भी जारी है। करीब 500 मकान अब तक ध्वस्त कर दिए गए हैं। बता दें कि ये अवैध रूप से कॉलोनी यहां पर बसाई गई थी। 600 मकान अभी भी बचे हैं। 500 मकान ध्वस्त कर दिए गए हैं। मकानों को तोड़ने की प्रक्रिया अभी भी जारी है। ये तस्वीरें आप सभी को लखनऊ के अकबर नगर से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखेंगे कि 2 से 3 दिन में ये पूरा ध्वस्तीकरण का, डिमोलिशन का जो ये अभियान है वह खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि बड़ी बात यह है कि जो ये मकान ध्वस्त किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम आवास योजना के तहत जो है वह मकान दिए भी जा रहे हैं। 600 मकान अभी भी बचे हैं और जानकारी हमें ये मिल रही है कि 500 मकान जो वैध रूप से एक नदी के ऊपर बनाए गए थे उन्हें ध्वस्त कर दिया गया है। और जानकारी हमें ये भी मिल रही है कि 2 से 3 दिन जो है वह इस पूरे ध्वस्तीकरण का जो अभियान इस वक्त चल रहा है, कार्रवाई हो रही है, इसमें लग सकते हैं। तक करीब 500 मकान हम लोग डिमोलिश कर चुके हैं। करीब 600 आवास और हैं जिनका डिमोलिशन प्रक्रिया चल रही है। 2 से 3 दिन में हम लोग खत्म करेंगे। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अखंड हमारे साथ सीधा लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अखंड, खबर पर क्या कुछ अपडेट आपकी तरफ से, क्योंकि इनपुट ये मिल रहा है कि 500 मकान जो है वे डिमोलिश कर दिए गए हैं और बाकी 600 बचे हैं। कहां तक कार्रवाई पहुंची? देखिए, ये कार्रवाई लगभग अब बीच में आ गई है, यानी कि आधे ये 50% जो सफलता है वो सफलता प्राप्त कर ली है एलडीए ने डिमोलिशन का। और डिमोलिशन लगातार चल रहा है, लगातार जो ध्वस्तीकरण का कार्य है ये चल रहा है। और अगले 2 से 3 दिनों में इस पूरे इलाके को, जो 600 मकान और बचे हुए थे सुबह के समय में, उसे पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाएगा। तो ये जो पूरी यूनिट लगा के जिस तरीके से, चाहे वो आरएफ हो, चाहे पीएसी हो, एलडीए हो, नगर निगम हो, स्वास्थ्य विभाग, वो तमाम जो महकमों को एक साथ जोड़ के जो यह अभियान चलाया गया, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ध्वस्तीकरण का अभियान इसको कहा जा सकता है। और इसके पहले केवल कानपुर में जब झुग्गियां हटाई गई थी रेलवे के किनारे, तो उस समय वो झुग्गियों का मामला था और वहां पे तकरीबन 1000 परिवार हटाए गए थे। यहाँ पे 1100 पक्के मकान हटाए गए हैं, पक्के मकान हटाए जा रहे हैं। और इनमें तमाम सारे निर्माण जो जिसमें व्यावसायिक काम भी हो रहे थे, तो उनको भी तोड़ा गया है। तो ये सारी चीजें अगर देखी जाए तो उत्तर प्रदेश के लिहाज से सबसे बड़ा अब तक का ये ध्वस्तीकरण का अभियान है। और निश्चित तौर पर दर्शकों के लिए जानना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि तमाम एनवायरमेंटलिस्ट जो है वो ये बात कहते हैं कि जब भी इस तरीके से हम देखते हैं कि अवैध रूप से आप किसी नदी के ऊपर बसने लग जाते हैं तो बड़ी पानी का संकट जो है वो आने लग जाता है। इसलिए बेहद ज्यादा जरूरी है कि अवैध रूप से इस तरीके से कोई भी जो अतिक्रमण हो रहा है वह नहीं होना चाहिए। और कोर्ट ने भी कहा था कि ध्वस्तीकरण जरूरी है पर्यावरण के लिए। जी बिल्कुल, हाईकोर्ट के इसी डिसीजन के बाद फिर ये ध्वस्तीकरण का फैसला लिया गया। और सरकार ने पहले से ही, हालांकि ये ध्वस्तीकरण का अभियान लगभग 120 दिनों तक के लिए रोका गया था और बीच में चुनाव भी था, तो उस समय भी ये ध्वस्तीकरण नहीं शुरू हो पाया। अब फोर्स मिली है तो उसके बाद ध्वस्तीकरण शुरू हुआ। और बिल्कुल सही सवाल आपने किया है कि ये जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं या जो भी पर्यावरण के संरक्षक लोग हैं, ऐसे लोग, ऐसी संस्थाएं हैं, वो बार बार ये दलील देती हैं कि जो भी स्रोत हैं, प्राकृतिक संसाधनों के जो भी स्रोत हैं, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो हवा का हो, चाहे वो पहाड़ों का हो, चाहे किसी तरीके की, इस तरीके की, उनके संरक्षण की जरूरत है। उनके आसपास अगर रिहाइश बस जाएगी, वो भी इतनी घनी रिहाइश अगर बस जाएगी, तो निश्चित तौर पर उनके पूरी क्षमता पे असर पड़ेगा। और इसका सीधा इम्पैक्ट जो आएगा वो मानव संसाधन के साथ साथ पूरे जीवन पर आएगा, चाहे वो पशुओं का जीवन हो, चाहे वो मानव जीवन हो, चाहे वो और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सब पे उसका असर आएगा। और ये सिर्फ बाधा ही उत्पन्न करती हैं ऐसी चीजें। तो ऐसे में एक तो इसका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। एक ऐसी नदी जो लखनऊ से निकलती है, लखनऊ के गोमती में ही आके मिल जाती है, तकरीबन 26 किलोमीटर के आसपास का इसका पूरा ट्रेवल है। और इस पूरी जर्नी में जब वो नदी निकलती है तो उसके आसपास जो प्राकृतिक संपदाएं हैं, उन प्राकृतिक संपदाओं का वो पोषण करती है। उन पोषण के साथ साथ जब गोमती में मिलती है तो उस दरमियान नदी के प्रवाह को तेज करने का काम करती रही है। ऐसे में अब वो सिर्फ नाले की शक्ल में तब्दील हो गई थी, उसका पुनर्जीवन, उसको पुनर्जीवित करने की एक सवाल कोशिश हो आपसे रही है रहेंगे, सरकार की तरफ क्योंकि से। एक तरफ जब हम उत्तर प्रदेश सरकार की बात करते हैं तो क्या कोई पॉलिसी या फिर कोई एक रोड मैप जो है, रिवर प्रोजेक्ट जो है वो पास किया गया है? क्योंकि अब ध्वस्तीकरण होगा तो उसके बाद जिस रिवर प्रोजेक्ट के लिए किया गया है, तो क्या कोई ऐसी पॉलिसी पास की गई है? तो वही दूसरी तरफ आपने ही जानकारी दी थी अखंड कि पीएम आवास योजना के तहत जितने भी उजड़े हैं उन्हें बसाया भी जाएगा, उस पर भी क्या कुछ अपडेट है? जी अखंड।
जी बिल्कुल, तकरीबन 1000 से ज़्यादा मकान जो पीएम आवास के तहत बसंत कुंज में बसाए गए हैं, बनाए गए हैं, उनमें इन लोगों को स्थापित किया जा रहा है जो यहाँ से निकल के जो लोग गए हुए हैं, और लगभग सभी को इस समय वो आवास दे दिया गया है। वो उसमें अपना पूरी तरीके से ये जो एरिया था अकबर नगर का एरिया, ये पूरी तरीके से खाली कर लिया गया है। सभी अपने सामान के साथ लोग वहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं। उसमें सभी लोगों को लगभग ये आवास आवंटित भी हो चुके हैं। तो एक तो प्रक्रिया सरकार की तरफ से ये चल रही थी कि अगर इन लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, यहाँ से हटाया जा रहा है, इनका जो इन्होंने भले ही अवैध रूप से ही सही, लेकिन एक कॉलोनी जो बसा ली थी, उस कॉलोनी से अगर हटाया जाता है तो ये लोग जाएंगे कहाँ। तो उनका ख्याल रखा है सरकार ने और उन्हें उस पीएम आवास में एक साथ एस्टेब्लिश किया है। दूसरा जो आपने ये जो सवाल किया कि पॉलिसी के लेवल पे क्या कुछ चीजें चल रही हैं, तो एक पॉलिसी गवर्नमेंट की तरफ से ये भी है नदियों के पुनर्जीवन को लेकर। जो छोटी नदियां हैं पूरे देश भर में, उन छोटी नदियों को लेकर केंद्र सरकार ने एक योजना बनाई थी कि नदियों को पुनर्जीवित किया जाए, और जो बड़े स्रोत हैं, बड़े संसाधन हैं हमारे, चाहे पानी के सोते हैं या फिर उस तरीके के जो गड्ढे रहे या तालाब रहे, उनको भी पुनर्जीवित किया जाए इन्हीं नदियों को पुनर्जागरण करके। तो उसमें क्या हुआ कि नदियों को हर तरफ से उनके लिए खुदाई की गई, उनके चारों तरफ नदियों के आसपास के इलाकों में बाकायदा उनकी साफ सफाई की गई, उनको संरक्षित किया गया, बांध बनाए गए, और इसके जरिए नदी का जो जल स्तर है, नदी का जल स्तर एक प्रवाहमान हुआ, और आसपास की जमीन का जो जल स्तर है वो भी बढ़ा। यूपी गवर्नमेंट ने इसको बहुत प्राथमिकता के साथ लिया, और नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अभूतपूर्व सफलता इसमें हासिल की, जिसकी तारीफ खुद मन की बात प्रोग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी की है। तो जाहिर सी बात है ये जो काम चल रहा है वो पॉलिसी के लेवल पे अगर कहा जाए तो वो केंद्र सरकार की भी पॉलिसी है, उत्तर प्रदेश सरकार भी जो राज्य और ये स्वच्छ गंगा वाकई मिशन तारीफ लायक बात है कि एक तरफ जहां आपने ध्वस्तीकरण का कार्य किया, एक पॉलिसी के तहत मकान दिए, तो वहीं दूसरी तरफ एक और केंद्र की पॉलिसी के तहत वहां पर जो एक पूरा रिवर प्रोजेक्ट जो है वो रीडेवलप किया जा रहा है। जी बिल्कुल, और ये निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो एक दूरगामी असर वाला कार्यक्रम इसको कहा जा सकता है। जब नदियों को उन्हें आप सजाते हैं, नदियों को आप जीवन देते हैं, उनकी आराधना करते हैं, क्योंकि नदियां हमारी आस्था का भी केंद्र हैं। वो हमारे जल जीवन, हमारे जीवन का ही आधार नहीं है, वो हमारी आस्था का भी केंद्र है। हम नदियों को माँ के रूप में देखते रहे हैं। तो ये जो धारणा है, उस मानवीय धारणा को जो भारतीय सनातन परंपरा में भी है, भारतीय परंपरा का अगर तरीके से कहा जाए कि मूल है, तो नदियों को सिर्फ जल स्रोत के रूप में नहीं, हम नदियों को एक आराधना या आराध्य के रूप में देखते हैं, और फिर उसको उस निष्ठा के साथ अगर हम उन्हें पुनर्जीवित करने का प्रयास करेंगे तो इसमें सफलता मिलेगी। केंद्र सरकार ने इसी तरीके की योजना बनाई, योगी सरकार ने कुछ इसी योजना को और आगे बढ़ाते हुए राज्य स्वच्छ गंगा मिशन के तहत एक नया अभियान भी शुरू किया हुआ है। वो छोटी नदियों के पुनर्जागरण का अभियान है। वो छोटी नदियों को छोटे छोटे इकाइयों में, जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो नदियां बहती हैं, उनमें से तकरीबन 39 ऐसी नदियां हैं जिनको पुनर्जीवित किया गया है। उसमें सोत नदी का जिक्र अक्सर किया जाता है। उसमें यहाँ से सई नदी गुजरती है जो गंगा और सरयू के बीच की नदी मानी जाती है। तो ये पूरा इस तरीके के तमाम ऐसी बड़ी नदियां हैं। आज गंडक नदी के बारे में पता चला, छोटी गंडक को जो कि सीमावर्ती जिले, बहुत शुक्रिया हर एक जानकारी साझा करने के लिए। बेहतरीन तरीके से आपने पूरी जानकारी जो है, आप खबर पर बने रहेगा, आपसे हर एक अपडेट हम लेते रहेंगे।